नमस्कार दोस्तों। 128 संशोधन लागू किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल राज्यसभा और लोकसभा में पारित कर दिया गया है। जो दिल्ली विधानसभा में 33% से रिजर्वेशंस लागू कर दिया गया है। मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे, उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। राज्यसभा की ओर से 215.01 मेजोरिटी से पास कर दिया गया है, यानी कि सभा के किसी भी मेंबर्स ने इसे पास नहीं किया। और दूसरी तरफ लोकसभा में यह नंबर था 454-2, यानी कि लोकसभा के सिर्फ 2 ही मेंबर इसके खिलाफ थे। कौन थे वो मेंबर्स और क्यों थे, आगे बात करेंगे इसके ऊपर। इस बिल के रिलेटिव 2 कंट्रोवर्शियल पॉइंट आते हैं। पहला, ये रिजर्वेशंस 2024 के लोकसभा से पारित नहीं होगा, एक्सरसाइज कराने के बाद ही लागू हो सकती है। डिलिमिटेशंस यानी लोकसभा असेंबली को दोबारा से ड्रॉ करना लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से। 2021 में भी हमारा सेंसस होना था पर सरकार करा नहीं पाई। एक्सेप्ट किया जा रहा है कि इस बिल की इम्प्लीमेंट 2029 या 2031 तक ही की जा सकती है। इसी बात को लेकर ओपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि अभी से ही क्यों लागू नहीं किया जा सकता रिजर्वेशंस। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? और दूसरा पॉइंट ये है कि ओबीसी औरतों के लिए ये रिजर्वेशंस क्यों नहीं है। एसटी एससी के लिए है पर ओबीसी के लिए नहीं है। क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है, इस बिल का क्या इतिहास रहा है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कुछ समझने की कोशिश करते हैं। दिसंबर 1946 से देश का संविधान लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाती है। इसके ड्राफ्टिक्स कमिश्नर चेयरमैन थे डॉक्टर आम्बेडकर। इस असेंबली में 299 मेंबर्स थे, जिसमें सिर्फ 15 औरतें थी। उसमें से जैसे कुछ फेमस नाम है: सरोजनी नायडू, चेतक रिपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, अमितम स्वामीनाथन। इनका कहना था कि प्रॉपर 50% रिजर्वेशंस मिले और इक्वालिटी लाई जाए। और ये भी था कि रिजर्वेशंस के बेसिस पे नहीं, इक्वालिटी के बेसिस पे लाया जाए, इनका भी बराबर हिस्सा हो। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने उस समय जो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे वो आज भी कितने इनप्रैक्टिकल लगते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल में इक्वालिटी लिखने से कोई ग्राउंड लेवल पे ऑटोमेटिक इक्वालिटी नहीं आ जाती। आज भी चंद लोगों का मानना है कि औरतों का काम सिर्फ घर तक ही है। आरएसएस चीफ मोहन भट्ट ने भी कहा था कि आदमियों का काम है बाहर जाके पैसे कमाए और औरतों का काम है सिर्फ घर संभाले। क्या पता आगे जाकर इनकी थोड़ी बहुत थीम बदल गई हो, पर अभी भी ऐसे पॉइंट्स हमें बहुत सारी जगह पर देखने को मिलते हैं। 2010 में भी सिमिलर बिल पास करने की कोशिश करी गई थी। तब बीजेपी के पॉलिटिशियंस आदित्यनाथ योगी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और कहा था कि अगर इंसानों फेमिनिट्रेशंस आ जाए तो वो भगवान बन जाते हैं, लेकिन औरतों में मैस्कुलिट्रेशंस आ जाए तो वो राक्षस बन जाती है। ऐसे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा इलेक्शन लड़ने की जो इक्वालिटी दी गई है, ये थ्योरेटिकली इकोनॉमी है। असल में एक औरत को अगर आदमी के सामने इलेक्शन में खड़ा किया जाए तो बहुत सारे लोगों का एक्सेस माइंड इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि एक औरत पॉलिटिशियंस बनने के लायक है। वो शायद वोट ही ना करे कि औरतों का काम तो सिर्फ घर संभालना ही है। यही कारण है कि लोकसभा का करंट रिप्रेजेंट, उसमें औरतों की प्रेजेंट 15% के अराउंड है। स्टेट लेवल पे तो इससे भी और बुरी हालत है, 8 से 9% ही लेजेंड पर्सन्स है। और भी देश है जैसे कि रवांडा, वहां की पार्लियामेंट में 60% तक औरतों को रिजर्वेशन है। क्यूबा में भी 55% औरतें हैं। अगर इसी चीज की एक लिस्ट बनाई जाती है 185 देश की, तो इंडिया का नंबर आता है 114 पर। यही मेन कारण है कि इसी वजह से सरकार को इसे पुस्ट करना चाहिए ताकि ग्राउंड लेवल पर इक्वालिटी आ सके। इसे नाम दिया जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन। इन सब नामों से भी इन्हें जाना जाता है। वैसे भी आर्टिकल 15 के अनुसार सरकार को अनुमति है औरतों और बच्चों पर प्रोविजंस बनाना। और यहाँ पर ये कहना गलत है कि रिजर्वेशन इक्वलिटी के खिलाफ है। असल में रिजर्वेशंस का मतलब ही यही है कि ऑल ग्राउंड इक्वालिटी आना। साल 1975 में सेलिब्रेट किया जाता है वुमेन मेसन्स, और 1971 में ही यूनाइटेड नेशंस ने सारे देशों को रिक्वेस्ट की थी कि औरतों के स्टेटस को लेकर एक रिपोर्ट बनाई जाए।
भारत में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वेतन हेल्थ केयर ने इसी चीज को लेकर एक कमेटी बनाई। इसकी रिपोर्ट आती है दिसंबर 1974 और इसका टाइटल था टू वर्ल्ड इक्वालिटी। इस रिपोर्ट में आता है कि किस तरह जेंडर रेशियो नीचे गिर रहे हैं, महिलाओं को एजुकेशन और लाइबिलिटी में किस तरह प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। रिपोर्ट के चैप्टर नंबर 7 में मेंशन किया कि 1954 से लेकर औरतों की परफॉर्मेंस अभी तक सिर्फ 40% ही है। अगर वैसे भी देखा जाए तो कोई पॉलिटिकल पार्टी वुमेन्स कैंडिडेट को लेकर पीछे हट जाता है। इस रिपोर्ट को जब पॉलिटिकल पार्टी के पास लेके गए तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाए, फिर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सरकार पर इसका। साल 1983 में कर्नाटक में थी जनता पार्टी की सरकार ने 25% रिजर्वेशन दे दिया औरतों को न्याय पंचायत एक्ट के द्वारा। इसके पीछे दो मेन पर्संस थे, पोलार चीफ मिनिस्टर रामाकृष्ण हेगड़े, दूसरे थे अब्दुल हसीस, रूरल डेवलपमेंट पंचायत नायक। कर्नाटक में प्रेजेंटेशंस बहुत पहले मिल गई थी पर आज भी बहुत खराब हालत है। 224 एमएलए में से दूसरा नंबर आता है आंध्र प्रदेश में, जहां पर 1987 में 9% रिजर्वेशन दे दी जाती है औरतों को ग्राम पंचायत। उसके बाद में 1991 में उड़ीसा में 33% रिजर्वेशन दे दी जाती है औरतों को पंचायत में। इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर एक कमेटी बनाते हैं 14 मेंबर्स की अंडर यूनियन मिनिस्टर मार्गरेट आल्वा, और अगले ही साल ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान प्रेजेंट करती है औरतों के लिए 12 साल के लिए। 350 से ज्यादा रिकमेंडेशन की जाती है और इसमें से एक मेन रिकमेंडेशन होती है औरतों को सीट रिजर्व की जाए। मई 1989 में राजीव गांधी की सरकार इस बिल को पास करने के लिए असेंबली में लाती है, जिसमें 1/3 रिजर्वेशन दी जाती है औरतों को देश के सारे लोकल्स बॉडीज में और रूलर्स पार्टीज में। इस बिल को लोकसभा में पास कर दिया जाता है पर राज्यसभा में ये पास नहीं होता है। अगले प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव और इसी अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं 1992 में और 1993 में। 73 और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई जाती है। पंचायती और म्यूनिसिपालिटी में ये बिल पास हो जाता है। जो चीज अभी तक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देखी जा रही अब वो पूरे देश में बढ़ती चली जाती है। देश की सारी पंचायत में 33% रिजर्वेशन मिल जाती है। अब इसके बाद में पार्लियामेंट में भी यही चीज की जाती है। सितंबर 1996 में जब प्रधानमंत्री थे HP देवगौड़ा 81 ST अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें कहा जाता है कि 1/3 रिजर्वेशन मिले पार्लियामेंट में भी औरतों को। वैसे देखा जाए तो अब तक चीजें बहुत बदल चुकी थी, बहुत सारी पार्टीज इन बिल को सपोर्ट करती थी, लेकिन कई ऑब्जेक्शंस उठते थे ओबीसी को लेकर। उस वक्त उमा भारती कहती है कि बैकवर्ड कास्ट को भी रिजर्वेशंस दिया जाए। देवेगौड़ा उस वक्त एक मीटिंग बुलाते हैं सारे पार्टीज के लीडर्स की। उसके बाद इस बिल को भेजा जाता है एक सिलेक्ट कमेटी के पास। इसमें कई बड़े नाम इंक्लूड थे, शरद पवार, अनिश कुमार, ममता बनर्जी, उमा भारती, लेट सुषमा स्वराज। कमेटी को हेड कर रही थी गीता मुखर्जी। यहाँ पर कमेटी का कहना था कि ST/SC को भी कोटा के अंदर रिजर्व सीट दी जाए। यहाँ पर कमेटी का कहना था कि ST/SC को कोटा के अंदर सीट रिजर्व की गई है, लेकिन ओबीसी के लिए, क्योंकि रिजर्वेशन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। ये रिकमेंड करती है सरकार को कि ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि ओबीसी औरतों को भी रिजर्वेशंस का फायदा मिल पाए। दिसंबर 1996 को इस बिल को पास करने की कोशिश करी जाती है, ये पास नहीं हो पाता है। अभी भी मेजोरिटी मेंबर्स इसके अगेंस्ट थे। मई 1997 में प्रधानमंत्री होते हैं इंद्र कुमार गुजरात। ये दोबारा से इस बिल को पास करने की कोशिश करते हैं पर ये बिल पास नहीं हो पाता, ये ओबीसी पर आके रुक जाता है। मेजोरिटी मेंबर्स अभी भी इसके खिलाफ रहते हैं। 1998 में अगले प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। कोशिश करते हैं इस बिल को पास करने की। जुलाई 1998 में RJD SP बीजेपी के ओबीसी MPs भी इसके खिलाफ रहते हैं और ये अटेम्प्ट भी फेल रहता है। इसके बीच में एक और मुद्दा आता है PSP के इलियास आसमी GM बनाटवाला एक डिमांड करते हैं मुस्लिम औरतों को भी रिजर्वेशंस दिए जाए। इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी एक और बार इस बिल को पास करने की कोशिश करते हैं 1998 में और 2004 में। दोनों फेल रहते हैं पर इसी बीच में भारत के अंदर इसी चीज को लेकर बहुत तेजी से प्रोसेसिंग देखने को मिलती है। साल 2006 में बिहार
पहली स्टेट बन जाती है देश की। अंडर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार औरतों को 50% रिजर्वेशंस देने वाले लोकल बॉडीज और पंचायत में। इसके बाद में बाकी राज्य भी धीरे धीरे यही करने लगते हैं। सिक्किम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तब से लेकर अभी तक 20 राज्य ऐसे हैं जो लोकल बॉडीज में 50% रिजर्वेशन दे चुके हैं। और यही वजह है कि 15 लाख से ज्यादा रिजर्वेशन वुमेन्स है। अभी इंटरनेशनल लेवल पर यह मुद्दा साल 2005 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और ऑपोजिशन पार्टी के लीडर सोनिया गांधी अलग अलग पार्टी से मिलते हैं रिजर्वेशन मुद्दों को लेकर। यहाँ पर सिर्फ बात ये नहीं थी कि सभी को सिर्फ 33% रिजर्वेशन दे दी जाए। इलेक्शन में मिनिमम कितने वुमेन्स कैंडिडेट्स खड़े किए जाए, और ये सभी स्टेट को मिला के थे 10.5%। हाईएस्ट था इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और दिल्ली में 10% के अराउंड। 2010 में मनमोहन सिंह के समय ये बिल राज्यसभा में लाया जाता है और फाइनली ये बिल यहाँ पर पास हो जाता है। ओबीसी के मुद्दे को लेकर उस समय लॉ मिनिस्टर ने ये कहा था कि कौन ओबीसी है और कौन ओबीसी नहीं है स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास कोई कास्ट सेंसर्स अभी नहीं है। सोनिया गांधी जी को उस समय ये सवाल पूछा गया था। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी पार्टी को रोका नहीं जा रहा है कि वो ओबीसी या फिर मुस्लिम लड़की को सीट दे। 33% के अंदर वो किसी को भी दे सकते हैं। और आरजेडी के लिए अभी भी ये मुद्दा बहुत ही गंभीर था और यही कारण था कि लोकसभा में अभी तक ये बिल लाया नहीं गया। 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, और बीजेपी की बात की जाए तो 2014 में या फिर 2019 में ये दोनों बार मेंशन किया गया है कि ये वुमेन्स रिजर्वेशंस को सपोर्ट करती है, लेकिन सत्ता में 9 साल रहने के बाद ही इस बिल को लाया जाता है एक स्पेशल टाइम पर। अच्छी बात यह है कि अब सारी पार्टीज इसको सपोर्ट करती है और ओबीसी का मुद्दा अभी भी उठाया जाता है, पर बिल को रोका नहीं जाता। पर यहाँ पर स्पेशल चीज ये थी कि ओपोजिशन पार्टी को इस एजेंडा के बारे में बताया ही नहीं जाता। समझ में नहीं आता कि ये चाइल्ड फिशिस बचकानी हरकत ऐसा क्यों किया जाता है, ये कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने सबको पहले से ही कहा हो कि तुम सब आराम से आना, मैं जो बिल पास कर दूं, उस पास हो जाने के बाद में सारे आकर तालियां बजाना। पर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों पार्टी खुश थी। जब सोनिया गांधी से पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि उनके जीवन साथी राजीव गांधी जी का भी यही सपना था। मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। यानी कि देखा जाए तो दोनों तरफ की पार्टी खुश थी इस बिल को लेकर। पर अच्छी बात यह है कि फाइनली ये बिल पास हो गया। अब वो दोनों एमपीज कौन थे जो इस बिल के खिलाफ थे? वो दोनों एमपीज AIMIM पार्टीज के थे। पहले असद उद्दीन ओवैसी, दूसरे इम्तियाज जली। इनका कहना था कि ये ओबीसी और मुस्लिम औरतों के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए इसे इनक्लोज किया गया। आप बताओ क्या ये सही है कि रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशंस दे देना? अगर ऐसे ही किया जाए तो कल को सिख, मुस्लिम, जैन, ईसाई की औरतें भी इम्प्लीमेंट दे सकती है कि हमें हमारे कास्ट की भी रिजर्वेशन सीट दो, तो कि यहाँ पर इक्वालिटी बन सकती है ग्राउंड लेवल पर। 1914 में सरदार पटेल के दौरान इस पर बात की गई थी कि ब्रिटेन ने सेपरेट इलेक्टोरेट की पॉलिसी यूज की थी और हम इसे दोबारा दोहराना नहीं चाहते। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि हमारे किसी भी छोटे ग्रुप्स के लिए माइनॉरिटी एक अच्छी चीज नहीं है, कि वो दुनिया के सामने जाकर दिखाए कि हम अपने को आपसे अलग रखना चाहते हैं, हम आप पर भरोसा नहीं करते, इसलिए हमें एक सेपरेट गार्ड चाहिए। और भी ढेरों लोग थे जिन्होंने कास्ट रिजर्वेशंस को लेकर आवाज उठाई थी। एक बार ओवैसी का भी कहना था कि वो मुस्लिम लड़की को प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री में एक मुस्लिम लड़की का प्रधानमंत्री बनना तभी पॉसिबल है जब हमें सही मायने में सेक्युलरिज्म देखने को मिले, पॉलिटिशियंस और पब्लिक लाइफ में भी। ओवैसी की पार्टी खुद इसकी शुरुआत कर सकती है अपनी तरफ से किसी भी औरत को खड़ा करके। वैसे भी अगर देखा जाए तो अभी तक इनकी पार्टी में एक भी औरत नहीं है। अभी अपने को हैशटैग देखने को मिलते हैं ओवैसी विरोधी मोदी, और 2010 में हैशटैग देखने को मिल रहे थे ओवैसी विरोधी कांग्रेस। वैसे पार्लियामेंट में कोई कोठा नहीं है ओवैसी का और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रवक्ता भी नहीं है, पर इन सबको पॉजिटिव नजर से देखना चाहिए। आप भी अगर कहीं गांव में रहते होंगे तो आपने भी देखा होगा कि किस तरह
पंचायत में कैसे औरतों को सरपंच बनाया जाता है। औरतें सिर्फ टोकन सरपंच होती हैं और हस्बैंड सारा काम संभालता है। औरतें बस कागज पलटने में ही होती है। बहुत बार तो ये भी देखा जाता है कि जब कोई लेडीज सरपंच बनने के लिए खड़ी होती है सरपंच के चुनाव, तो लेडीज के साथ साथ जेंट्स का भी फोटो लगाया जाता है बैनर्स में। ये मत सोच लेना कि पॉलिटिकल्स रिजर्वेशंस होने के बाद में ग्राउंड लेवल पर ऑटोमेटिकली इक्वालिटी आ जाएगी। हमें और भी छोटे मोटे कदम उठाने होंगे। एजुकेशन, फिटनेस, हेल्थ केयर जैसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट औरतों को सेम लेवल पर लाया जा सकता है और जितना हो सके उतना शेयर कर। और दोस्तों हाँ, कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।